For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए, हम लोगों ने CMSL में एक डिस्कशन स्टार्ट किया था और ये हमारा था डिपोजिटरी सिस्टम। इस चैप्टर के बारे में जब हमने बात की तो शुरुआत एक कहानी से की थी कि किस तरह से हमारे यहाँ फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट का घोटाला हुआ, कि हमने देखा था कि किस तरीके से पहले फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट चलते थे। लोगों को शेयर खरीदना है तो कैसे वो शेयर खरीदेंगे, लोगों को अगर बेचना है तो वो कैसे बेचेंगे। उसी में एक घोटाला हुआ था और वो घोटाला हमारा था फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट का, जहां मैंने हर्षद मेहता स्कैम आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि उनके एक कारनामे नहीं थे, ढेर सारे थे। उनमें से एक छोटा सा हमने बात किया था, बाकी जो है वो क्रेडिट नोट्स और बाकी जो कारनामे थे वो तो अलग कहानी है। लेकिन इस पे हुआ ये था कि फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट में पहले शेयर्स दिए जाते थे, लोग जो है वो अप्लाई करते थे, नकली सर्टिफिकेट उन्हें दे दिया गया, उनके पैसे रख लिए गए। जब ऐसा हुआ तो कमिटी बनाई गई और दो कमिटी बनी। एक कमिटी ने सुझाव दिया, ऑब्वियस बात है, बड़ा स्कैम था, बड़ा घोटाला हुआ तो दो कमिटी बनी। एक कमिटी ने कहा कि नकली शेयर सर्टिफिकेट की पहचान नहीं थी हमारे इन्वेस्टर को, इसीलिए न ऐसा हुआ। अगर वो उसी समय पहचान जाते कि ये नकली है तो बच सकते थे। कहा कि इतने समझदार और इसको क्रॉस चेक करने के लिए हर इन्वेस्टर के पास ना तो टाइम है ना इंटेलिजेंस है, दोनों ही बातें हैं। नोट्स कैसे आपके पास नकली आ जाते हैं जो नोट होते हैं, लेकिन यही बैंक के पास जाएंगे तो एक सेकंड में बता देते कि उन्होंने नकली, फटाक से रेड क्रॉस लगा देते। ठीक ऐसे ही यहां पे भी उन्होंने कहा कि क्यों ना एक ऐसे बॉडी बनाए डिपोजिटरी सिस्टम के तहत, कहा कि एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें एक ऐसा बॉडी होगा जिसका काम रहेगा कि लोगों ने अगर शेयर खरीदे हैं तो उनके पास सर्टिफिकेट रहेगा और वो आपको इंटीमेट कर देंगे कि आपके नाम से इतने शेयर आ गए, सर्टिफिकेट हमारे पास है। फिर कल के डेट में जब आप बेचना चाहेंगे तो उनको बोलेंगे कि इनको बेच दीजिए, उनको ट्रांसफर डीड दे देंगे। इससे होगा ये कि वो सर्टिफिकेट की पहचान करेंगे और तुरंत कंपनी से पूछेंगे कि क्या ये सर्टिफिकेट आपने इशू किया या किसी ने जो है फोटोशॉप में जाकर के नकली सर्टिफिकेट छापा और किसी को क्या कर दिया, दे दिया। दूसरा जो है वो कमिटी जो था वो दूसरा सुझाव दिया, उन्होंने कहा कि हम क्यों ना शेयर्स में डील ही ना करें फिजिकल फॉर्म में, हम डील करें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। कहा इसका मतलब, कहा कि जैसे एक तरीका हुआ कि हम और आप जो है एक दूसरे को नोट दें और तब जो है वो पैसे का ट्रांजैक्शन करें, पैसे दें, फिजिकल फॉर्म में दें। और दूसरा हुआ कि आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। अगर बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर करेंगे तो कभी भी असली नकली नोट का लफड़ा लगेगा, लेकिन अगर हम और आप मैनुअल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो नहीं पता, ना आप उतने एक्सपर्ट ना मैं इतना एक्सपर्ट, हम दोनों इंटेंशनली ऐसा नहीं कर रहे, फिर भी आपके और हम तक जो है वो कौन सा नोट पहुंच सकता है, नकली नोट पहुंच सकता है। तो दूसरे ने कहा कि हम जो है वो क्या करेंगे, हम जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को अपने पास रखेंगे, लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स में डील करेंगे। कहा अच्छी बात है, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पैसे में डील करते तो हमें एक सिस्टम बनाना पड़ा। और कौन सा सिस्टम बनाना पड़ा, बैंकिंग सिस्टम। और उस बैंकिंग सिस्टम में सबसे ऊपर आरबीआई, फिर बैंक और फिर कौन, क्लाइंट। लोगों को अगर बैंक की तरह काम करना है तो वो लाइसेंस लेंगे, हमें और आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वो पैसे में ट्रांजैक्शन करना है तो हमें और आपको इस बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा और हम और आप अपने पसंद के बैंक के पास जाकर के अपना अकाउंट ओपन करेंगे, राइट। लेकिन हम और आप आरबीआई के पास जाके अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। लेकिन अगर बैंकों ने कुछ गड़बड़ घोटाला किया तो शिकवा शिकायत लेके हम कहां जाएंगे, आरबीआई। तो पूरा का पूरा एक सिस्टम बना। ठीक वैसे ही यहां पे कहा गया कि एक सिस्टम बनाना पड़ेगा और उस सिस्टम का नाम दिया गया डिपोजिटरी सिस्टम। जिस तरह से बैंकिंग ट्रांजैक्शन अगर होता है तो हम बैंकिंग सिस्टम में इन करके करते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है और मेरा अकाउंट है तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड में पैसा नहीं दे सकता। जब तक दोनों के दोनों लोग, हर कोई जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पैसे में डील करना चाहता है उसको इस सिस्टम में कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, इन करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही कहा गया कि एक सिस्टम बनाया गया, उसका नाम पड़ा डिपोजिटरी सिस्टम। तो बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई रेगुलेशन बना, आरबीआई एक्ट बना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना, बैंकिंग रेगुलेशन बना। ठीक वैसे ही कहा गया कि डिपोजिटरी सिस्टम जो बनाएंगे उसके कंपोनेंट कौन होंगे। कहा बैंकिंग सिस्टम के तो कंपोनेंट हो गए, आरबीआई हो गया, बैंक हो गया और क्लाइंट हो गया। वैसे ही कहा कि इस डिपोजिटरी सिस्टम के जो है वो कौन कौन से जो है वो क्या होंगे, कंपोनेंट होंगे। तो कहा इसके कंपोनेंट हमारे जो होंगे वो कंपोनेंट हो गया डिपोजिटरी, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट और क्लाइंट, हम और आप।
जैसे वहां पे हम सेविंग अकाउंट ओपन करते थे, यहां जो अकाउंट ओपन करेंगे इसका नाम क्या है? डीमैट अकाउंट। नाम दे दिया गया डीमैट अकाउंट, पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे वहां आरबीआई था वैसे यहां पे कौन है? डिपोजिटरी है। जैसे वहां पे जो है वो बैंक था वैसे यहां पे कौन है? डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। कहा कि हम और आप डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, यानी जैसे बैंक में जाके सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं वैसे डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाकर के कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? डीमैट अकाउंट। जैसे जो है वो आरबीआई के पास जाकर के जो है वो आप बैंक बनते हैं, वैसे ही आप जो है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं तो अपने पसंद के डिपोजिटरी के पास जाइए और उनका पार्टिसिपेंट बन जाइए, उनका एजेंट बन जाइए। तो ठीक है, आपके किए गए सारे चीजों की अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर आएगी? डिपोजिटरी, वो आपको रेगुलेट करेगा। कहा गया कि हमने और आपने जो है वो डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया तो हमारा और आपका इस सिस्टम के साथ तो कनेक्शन हो गया। और मैंने कहा कि जब तक इस सिस्टम में कहीं भी जुड़ेंगे नहीं तब तक इस सिस्टम के तहत हम काम कर नहीं पाएंगे। तो यहां पे आप तो जुड़ गए, आपने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया अपने पसंद के किसके? डीपी के पास। और पसंद के डीपी का मतलब आपको मैंने बताया था कि जितना ज्यादा आप जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहेंगे उतना ही ज्यादा एनुअल मेंटेनेंस चार्ज और उतना ही ज्यादा अकाउंट ओपनिंग फी लगेगा। ठीक वैसे ही अगर आप बहुत सारा फैसिलिटी बैंक में चाहते हैं तो प्रिविलेज अकाउंट वगैरह ओपन कीजिए, वो आपसे जो है वो ज्यादा अमाउंट जो है वो क्या कराएंगे? मिनिमम बैलेंस में रखेंगे और आपसे एएमसी भी ज्यादा लेंगे उस केस में, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, चाहे कार्ड का हो चाहे नेट बैंकिंग का हो, 1200 1500 रुपए एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ले लेते हैं। लेकिन यही अगर आपका नॉर्मल अकाउंट है तो 150 रुपया 120 रुपया ऐसे करके जो है नॉर्मल डेबिट कार्ड का मेंटेनेंस का चार्ज लेते हैं। तो यहां पे भी आप अपने पसंद के डीपी के पास जाइए। तो हमने और आपने जो है वो डीमैट अकाउंट में एंट्री तो कर ली। डीमैट अकाउंट में कैसे एंट्री कर ली? हमने जो है वो डीपी के पास डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया तो हम डिपोजिटरी सिस्टम के पार्ट बन गए या नहीं बन गए? लेकिन जो चीज हमें लेनी है वो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स। कहा कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स तभी होगा ना जब कंपनी ने उसको किस फॉर्म में रखा है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो यहां जो डिपोजिटरी है इसके दो काम है, अपने भीतर क्या बनाना? कमाई का जरिया। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट का कमाई का सोर्स अपने भीतर ढेर सारा डीमैट अकाउंट। जितना ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन होगा उतनी ज्यादा उसकी कमाई होगी। जितना क्लाइंट ट्रांजैक्शन करेगा, जितना ज्यादा करेगा एएमसी वगैरह उतना ज्यादा मिलेंगे। जितना हाईएस्ट जो है वो एडवांस क्या करेगा? वो एडवांस जो है वो बेसिकली जो है वो अपना अकाउंट ओपन करेगा उतना ज्यादा जो है अकाउंट ओपनिंग चार्ज भी देगा और क्या देगा? एएमसी भी देगा। कहा ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। कहा कि अब यहां पे डिपोजिटरी की कमाई कैसे होगी? उसने क्या धर्म खाते में जो है वो लाइसेंस लिया? बोला नहीं। वो जो है वो उनको पैसे देंगे डीपी, जो उनके क्या बनेंगे? पार्टिसिपेंट। कहा ठीक है, एक सोर्स। दूसरा भी कोई सोर्स? कहा हाँ, ये कंपनी को इनवाइट करेंगे और बोलेंगे कि मुझे अपना डिपोजिटरी बना लो। कहा मुझे अपना डिपोजिटरी बना लो का मतलब? कहा कि जैसे आज के डेट में अगर मैं बात करूं, आपको नहीं पता डिपोजिटरी तो भी आपको इतना तो पता है कि जब शेयर्स हम खरीदते हैं, जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भेजते हैं तो वो किसके पास रहता है? कंपनी के पास। लेकिन कंपनी उसके लिए किसको रखती है? किस इंटरमीडिएट्स को? आरटीए रखता है ना फिजिकल फॉर्म में। ठीक वैसे ही ये भी तो आपका क्या है? इंटरमीडिएरीज है। याद कीजिए हमने वहां इंटरमीडिएरीज में लिखा था ना डिपोजिटरी एंड डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, और आपको नहीं बोला था कि इसकी तो बहुत लंबी कहानी है, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही बताया था उस समय कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या करते हैं? चीजों को रखते हैं। तो अब देखिए यहां पे वो क्या कर रहे हैं। यहां पे उन्होंने कहा कि जो भी आपके जो है वो शेयर है उनको किस फॉर्म में रखेंगे? तो हो गए ना इंटरमीडिएरीज। लेकिन इस काम के फिर वो पैसे लेंगे या नहीं? आरटीए ले रहे, जब फिजिकल फॉर्म में रख रहे, ये कह रहे हैं कि मैं सारा डिटेल आपके पास रखूंगा, लेकिन बशर्ते किस फॉर्म में वो रहेगा? इसका मतलब इनका जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली बहुत सारा इनका जो है वो कहिए कि नेटवर्क बना हुआ है, इनका बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी बात करेंगे हम लोग। तो ये कहते हैं मैंने पूरी दुकान खोली हुई, पूरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आप मेरे पास आइए। और मेरे पास आकर के सब प्रोजेक्टर से लाइट चला गया है, प्रोजेक्टर पे डिस्प्ले कुछ नहीं हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि आप जो है वो क्या करें, मेरे पास जो है वो आइए और हम आपके सारे शेयर्स और सारी चीजों को क्या करेंगे? सारे चीजों को जो है वो किस फॉर्म में रखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखेंगे। और इसके लिए वो किनसे पैसे लेंगे? इससे जो है वो पैसे लेंगे कंपनी से। तो यहां इन्होंने कहा
कि हम क्या करेंगे, हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप तक जो है वो सारा डेटाबेस आपका मेंटेन करेंगे। अब यही 3 अगर हम पढ़ लें तो हमारा सिस्टम पूरा हो जाए। कौन कौन सा? डिपोजिटरी, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट और डीमैट अकाउंट, यानी डीमैट अकाउंट कैसे ओपन होगा। तो हमें जानना है डिपोजिटरी जो है वो कौन बन सकते हैं, डिपोजिटरी कैसे बन सकते हैं, डीमैट अकाउंट कौन ओपन कर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट कौन बन सकता है और कैसे बन सकता है, डीमैट अकाउंट कौन ओपन कर सकता है और कैसे, और फिर ट्रेडिंग मैकेनिज्म जानेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड होता है। लेकिन इससे के बाद हमने जो है वो एक कंपैरिजन पढ़ना शुरू किया था, किसके किसके बीच में, बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट के बीच में हमने कंपैरिजन किया था। और फिर इसके बाद जो है वो हम लोगों ने बेनिफिट्स देखे थे, किसके, डिपोजिटरी सिस्टम का बेनिफिट देखा था कि उसके क्या क्या बेनिफिट है। जब हम लोग बात करते हैं कि बैंक को रेगुलेट करता है आरबीआई, और आरबीआई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अकॉर्डिंग, ठीक वैसे ही डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट इन सब का मॉनेटरी कंसर्न है। इसीलिए इन सब के ऊपर कौन बैठे हुए हैं, सेबी, कि कहीं इन लोगों को गलत लाइसेंस ना मिल जाए। ऐसा ना हो कि जो भी डिपोजिटरी के पास आए सबको वो क्या बना दे, अपना पार्टिसिपेंट बना दे। तो बैलेंस के लिए सेबी ने अपने पास क्या रखा हुआ है, कंट्रोल रखा हुआ है। तो चलिए, यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया। अब यहां से हमें आगे बढ़ना है, और हमें अब पहला चीज जो करना है वो ये है कि कौन कौन क्या बन सकते हैं और डिपोजिटरी जो है वो कैसे बन सकते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं डिपोजिटरी की। इस समय हमारे पास 2 डिपोजिटरी है। इसका मतलब ये नहीं है तीसरा नहीं हो सकता। पहला डिपोजिटरी जो हमारे पास आया था वो आया था 1996 में। इससे पहले नहीं था हमारे पास कोई डिपोजिटरी। क्यों? हाँ जी, इससे पहले कोई कॉन्सेप्ट ही 92 में, बहुत उसी के बाद आपका सेबी बना था। बड़े सारे इसमें चीज हुए थे, लेकिन 1996 में तो एक्ट ही बना था और तब से डिपोजिटरी का कॉन्सेप्ट आया। तो पहला जो डिपोजिटरी बना वो था नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, NSDL। जब भी कोई चीज बनता है, आप कंपनी लॉ में भी पढ़े होंगे या आगे पढ़ेंगे जो नए बच्चे हैं, कि जैसे कंपनी लॉ में प्रमोटर के दिमाग में आइडिया आता है कि मुझे ये बिजनेस करना है, उसको कहते हैं आइडिया को कंसीव करना, कि मुझे इस तरह का बिजनेस शुरू करना है। फिर वो एफर्ट लगाता है, कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और वो बिजनेस शुरू करता है। ठीक वैसे यहां पे प्रमोटर की जगह जो वर्ड यूज किया जाता है सिक्योरिटी लॉ में, उसको स्पॉन्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन एंड सेम थिंग। जो काम वहां प्रमोटर का, वही काम यहां पे क्या है, स्पॉन्सर। बस वर्ड को इंटरचेंज कर दीजिए, प्रमोटर की जगह कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, स्पॉन्सर कह रहे हैं। तो बस वही चीज है, जैसे पहले जो है वो यूज करते थे बच्चे के लिए छोटी गुड़िया, दिस दैट। जमाना बदलता है तो थोड़ा सा नेम में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वहां पे राम दुलारी, आज के समय में बाबू सोना नहीं होने लगता है। तो समय के साथ साथ चीजें क्या होने लगती है, बदलने लगती है। तो ठीक वैसे ही नाम ही बदला है और कुछ भी नहीं। वहां पे प्रमोटर, यहां पे नाम क्या है, स्पॉन्सर। तो जब भी कोई बिजनेस शुरू होगा, बिजनेस जो भी रहे, कोई ना कोई तो उसे एस्टैब्लिश करेंगे। तो जिन्होंने एस्टैब्लिश किया उन्हें क्या बोलते हैं, स्पॉन्सर। इसी को क्या बोलते हैं हम, प्रमोटर। तो वो जो थे वो कौन थे, IDBI, UTI और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन तीनों लोगों ने मिलकर के कंपनी है। क्या कंपनी, किसी कंपनी का प्रमोटर नहीं हो सकता? हो सकता है। इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकता है। ठीक वैसे ही इतना बड़ा बिजनेस था कि इंडिविजुअल नहीं बल्कि कौन आए, कंपनी आए। और ये 3 कंपनी, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन तीनों ने मिलकर के बोला कि मस्त धंधा पानी चलेगा। यानी कि अब शेयर्स किस फॉर्म में होंगे, इलेक्ट्रॉनिक। ऑब्वियस सी बात है, शुरू में सारे को तो नहीं बदल दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, धीरे धीरे ही तो होगा। कैसे, अभी 2000 के नोट हटाने हैं, समय दिया ना, 4 महीने तक धीरे धीरे, पहले आराम से चल रहा था, फिर कहा कि अब जो है वो बैंक में बदल सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। सितंबर खत्म होगा, फिर कुछ भी नहीं होगा। कहा ठीक है। तो जब इन्होंने बोला तो लोग आए और इन तीनों ने मिलकर के NSDL नाम के जो है वो डिपोजिटरी का क्या किया, कहिए कि इनकॉर्पोरेशन किया, बिजनेस शुरू किया। जब इनका बिजनेस चला चला चला, अच्छा चलने लगा, कोई और नहीं था उस समय मार्केट में, तब जो है वो ICICI और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनको भी लगा कि ये तो मस्त नोट छाप रहे हैं। ये बड़ा वर्ड चलता रहता, नोट छाप रहे होंगे। जैसे उनको क्या पता, मैं गरीब आदमी हूं, जब भी मेरे किसी रिलेटिव या किसी को पता चलता है या कोई भी और चीज, तो वो जो है वो जब पता चला कि मैंने CS किया हुआ है, चार्टर्ड किया हुआ हूं, ये किया हुआ हूं, पढ़ाता हूं, कहीं पे देख लेते लिंक्डइन पे प्रोफाइल वगैरह, तो बोलते यार मस्त नोट छाप रहे हो।
जब उन्हें बोलता हूं गरीब आदमी, ई रिक्शा से आया हूं, कभी पैदल आया हो, बोलते ऐसा ही मजाक करते हो। मैं सच बोलता हूं, उन्हें क्या लगता है? मजाक लगता है। आपको एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट बताता हूं। आपने नाम लिया टीचर और बाकी का, तो सुनाता हूं, तब आते हैं इसी चीज पे कि 2 प्रोडक्ट आपके पास है, ठीक है, और चलिए टीचर से निकलते हैं, जरा डॉक्टर पे आते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हो जाएगा प्रोफेशन पे। 2 डॉक्टर, दोनों के पास जो है वो सेम स्किल, सेम डिग्री और सेम इंस्टीट्यूट, जो उनका अपना क्लिनिक है, सेम फैसिलिटी, दोनों के पास उतने ही पेशेंट, सब कुछ सेम। एक डॉक्टर जो है वो गुड लुकिंग नहीं है और एक जो है वो शानदार, जानदार, जोरदार। अब देखिए, दोनों के पास सेम पेशेंट है, सेम डिग्री है, सेम हॉस्पिटल है। आपको डॉक्टर के पास जाना है दिखलाने के लिए। देखिए, बहुत बड़ी बात आप जानेंगे। अब आप जो है वो किस डॉक्टर के पास जाएंगे? जो गुड लुकिंग दिखते होंगे। क्यों? आपको उनके पास इलाज कराने जाना था, ठीक है। इसका मतलब पहला चीज, आप एक पॉइंट से तो मिसलीड हुए, और वो था कि आप किस पर्पस के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आपका वो पहला पर्पस ही डिफाइन नहीं है। बता दिया, दोनों एमबीबीएस, दोनों के पास एमडी, दोनों से क्वालिफिकेशन जो है वो दोनों के पास क्या है? सेम है। अगर बहुत किसी और फैक्टर को भी नहीं लेते हैं, सिर्फ एक गुड लुकिंग वाला फैक्टर अलग करते हैं, तभी मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। बाकी सारा फैक्टर सेम कर दीजिए। क्या मैंने बोला कि दोनों के पास सेम नंबर ऑफ पेशेंट है, इसका मतलब दोनों के पास सेम क्वालिटी है? नहीं बच्चे, तब तो कुछ और बात हो गई, तब तो वो नहीं हुआ जो मैं बताना चाह रहा हूं। ये सब चीज हटा दिया, क्योंकि अगर आप, ये एमबीए का बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। अब इसके लिए भी जो है एक बहुत बड़े जो है वो ऑथर है, और उनका नाम है, आ जाएगा नाम याद। ही इज फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट सर्च करेंगे तो नाम आ जाएगा। तो वो पर्सन, और उनका दिया वो बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप लोगों ने आंसर नहीं दिया मेरे चीज का। फिलिप कॉटलर, यस, हाँ ठीक है, मतलब जैसे भी किया आंसर तो बता तो दिया, क्योंकि मेरे पेट में वो गुड़गुड़ कर रहा था तो दिक्कत होता। फिलिप कॉटलर, ये मैंने उस समय पढ़ी जब मैंने कैट क्वालिफाई किया था, तब के समय फिलिप कॉटलर की मार्केटिंग मैनेजमेंट की बुक। अब मार्केटिंग का वो फंडा बता रहे थे, उसका ये एग्जांपल मैं दे रहा हूं। तो अब मुझे एक चीज बताइए, जब सब कुछ सेम है तो हम जो है वो किस जो है वो डॉक्टर को बोले कि नहीं, ये डॉक्टर जो है वो बेहतर, मुझे इसके पास जाना चाहिए या इसके पास, आपको डिसाइड करना है। और यहां पे ये नहीं कि जो है वो दिमाग में पहले से ही जो है वो पटांग चल रहे हैं, हाँ मेल है, फीमेल है, या कुछ नहीं है, तब तो फिर कुछ और हो जाएगा। तो ये नहीं, बताइए कैसे दोनों में डिस्टिंग्विश करें? आप जाएंगे गुड लुकिंग, लेकिन क्यों? आप तो इलाज कराने गए ना, जो ज्यादा बेहतर इलाज करे, तो आप कह रहे होंगे कि सब कुछ तो आप ही ने बोला सब सेम है, तो ये तो एक्स्ट्रा हो गया, तो क्यों ना एक्स्ट्रा चीज के साथ जाएंगे, कि वहां जाएंगे तो इलाज तो दोनों सेम ही करेगा। लेकिन अब जरा सोचिए, एक वो डॉक्टर, ध्यान से, कि जिसके पास सेम डिग्री है, सब कुछ सेम है, एक्सपीरियंस भी सेम, सारा पैरामीटर सेम है, और वो डॉक्टर गुड लुकिंग नहीं है, फिर भी उसके पास उतने ही पेशेंट हैं, फिर भी उसके पास, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्किल तो ज्यादा आया, कि गुड लुकिंग नहीं होने के बावजूद भी जो है वो क्या हुआ, उतने ही पेशेंट को लेकर के क्या किया हुआ है, बैठा हुआ है।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो उसके स्किल में जो है वो डिफरेंशिएशन आ गया या नहीं आ गया। और अगर नहीं होता, क्योंकि आपने खुद बोला है कि ज्यादा लोग जाना चाहते जो गुड लुकिंग के पास है, इसका मतलब है कि उस डॉक्टर में कोई एक जो है वो ट्रीटमेंट का फैक्टर ऐसा था जिसके कारण जो है वो उसके इस गुड लुकिंग नहीं होने के बावजूद वहां पे लोग ज्यादा क्या हो रहे, पहुंच रहे हैं। तो वो भी बेसिकली मार्केटिंग का फंडा है कि अगर वो चीज मार्केट में जो है वो उतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं होने के बावजूद इतने लोगों तक पहुंचा है, इसका मतलब अंदाजा लगाइए कि उसकी क्वालिटी क्या है। तो वही जब मार्केटिंग करने के लिए जाते तो देखते हैं कि उसको कितना खर्च किया गया, उस पे इतना प्रोडक्ट, ये इसका मतलब कहीं कुछ उसमें एक्स्ट्रा है। तो आइए अब जरा हम आ जाते हैं किस पे, डिपोजिटरी। तो कुछ टीचर जो अच्छे नहीं दिखते हैं उसके पास भी बच्चे क्या होते हैं, अब ये कहेंगे सर गलती से पहुंच जाते हैं। चलिए, तो गलती से ही सही। तो अब यहां पे हम लोग आते हैं, हमारा पहला जो विंग है उसका नाम क्या है, इस सिस्टम का पहला कंपोनेंट कौन है, डिपोजिटरी। दूसरा डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। तो डिपोजिटरी बना, पहला डिपोजिटरी हमारा बना एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। इनकी दुकान 1996 में खुली और अच्छी चली। जब इनकी दुकान जो है वो अच्छी चली तो क्या हुआ, जब इनकी दुकान अच्छी चली तो जाकर के जो है वो 1999 में एक और डिपोजिटरी आ गए जिनका नाम है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो अब जो है यहां पे दूसरी दुकान भी खुल गई। ठीक है, इनके स्पॉन्सर कौन, आईसीआईसीआई और बीएससी। कहा कि ये जो दो हैं इसके अलावा क्या इस समय कोई और है, तो बोला इस समय हमारे पास कोई और डिपोजिटरी नहीं है, अभी हमारे पास यही दो है जो चल रहे हैं। अगर हम और आप कहीं सोचें कि एनएसडीएल सीडीएसएल इसी तरह से, तो हम लोग भी जो है एसकेएलएल खोल लें, शेयर खरीद ले लिमिटेड। अगर हमारा ऐसा कोई विचार है तो हम जरा चेक कर लें कि क्या हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट आ रहे हैं। यानी कि जो डिपोजिटरी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, याद रखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिपोजिटरी का नहीं दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है स्पॉन्सर का, कि कौन कौन जो है वो डिपोजिटरी बनने के लिए एलिजिबल स्पॉन्सर है। तो अगर एग्जाम में कहीं दे दें कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ डिपोजिटरी, तो उसको करेक्ट मत करने लगिएगा। This answer should be better framed at what is the eligibility criteria of a sponsor for becoming the depository। ऐसे करने के बजाय सीधे क्या दे देंगे, आंसर दे देंगे। तो यहां पे हम लोग अब जरा चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से लोग क्या बन सकते हैं, डिपोजिटरी बनने के लिए एलिजिबल है। अगर उनके विचार आए कि हमें क्या बनना है, डिपोजिटरी, तो क्या कोई भी आदमी मुंह उठा के आए और फटाक से क्या बन जाए, डिपोजिटरी बन जाए, कहा कि नहीं। सिर्फ वो लोग हैं जो एलिजिबल स्पॉन्सर हैं, यानी कि वो लोग अगर चाहें, जबरदस्ती नहीं है कि जो भी ये लोग हैं उनको क्या बनना पड़ेगा, डिपोजिटरी बनना ही पड़ेगा। बोला कि अगर आप इनमें से कोई हैं तो आप एलिजिबल हैं, स्पॉन्सर्ड हैं, यानी कि आप स्पॉन्सर बनने के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आप चाहें तो डिपोजिटरी की दुकान खोल सकते हैं। यानी कि कंडीशन तो फुलफिल करना पड़ेगा, लेकिन आप में एलिजिबिलिटी है। प्रोसेस बाद में देखें। तो सबसे पहले कौन आया, पीएफआई। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको कहीं कहा था, मैंने कहा था ना, बस शक्ल ही खराब है, दिमाग वगैरह सब ठीक है, यादाश्त वगैरह सब टनाटन है। मैंने आपको कुछ पढ़ाते वक्त कहा था, रादर कहा नहीं था, धमकी दी थी कि डिपोजिटरी पढ़ाते वक्त मैं इसका जिक्र करूंगा और उस समय आपसे जो है वो पूछूंगा कि हमने जो है वो पीएफआई का जिक्र जो है वो इससे पहले कहां किया था। तो अब आप मुझे बताइए कि इससे पहले हमने पीएफआई का जिक्र कहां किया था। जिनको जिनको याद आएगा बस हाथ उठा लेंगे। 3 हाथ मुझे दिखे हैं, 4। आपने हाथ उठाया था? नहीं, आजकल आप हाथ नहीं उठा रहे। चलिए और एक, हाँ जी साइन बाग, हाथ उठाना चाह रहे हैं या गेमबाजी? बताइए, पहले आप ही हाथ उठाया है, बताइए। पार्टिसिपेंट ऑफ, वेरी गुड। वहां पे हमने क्या चर्चा किया था इसका, कि ये क्या करते हैं, छोले कुलचे बेचते हैं।
हाँ, क्यूआईबी को पढ़ते समय, वेरी गुड। तो क्यूआईबी को पढ़ते समय इनके बारे में क्या बात की थी, ये क्या करते हैं, किनको किनको नेशनल लेवल पे किसी भी इंडस्ट्रीज को वो नेशनल लेवल पे फंड प्रोवाइड करते हैं, और इन जनरल पब्लिक को, हमको और आपको फंड नहीं प्रोवाइड करते। हमें और आपको ना कार लोन देंगे ना पर्सनल लोन देंगे, हमें देगा बैंक। और पीएफआई जो है वो किनको देगा, ये जो है वो इंडस्ट्रीज वगैरह को देता है, ताकि इंडस्ट्री वगैरह क्या कर सके, ग्रो कर सके, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहां पे हमने इस चीज को क्या किया था, पढ़ा था पीएफआई को, और आपको कहा भी था कि कंपनी लॉ में भी आप इसका, कंपनी लॉ में ये दिया हुआ सेक्शन 2 सबसेक्शन 72 में इसका जिक्र किया कि पीएफआई क्या होते, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या क्लॉज बेसिकली जो है वो बाद में जाता है, जब आप जो है वो, हाँ इसीलिए क्लॉज बोल देते हैं, सही कह रहे हैं। अब जो है वो इसके आगे जब आप जाएंगे तो फिर क्लॉज आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, सब क्लॉज आ जाएगा। तो अब जब आप यहां पे पढ़ते हैं इसको, तो कहा गया कि पीएफआई करता क्या है, तो पीएफआई का काम है क्या करना, पीएफआई का काम होता है इंडस्ट्रीज वगैरह को लोन देना। इसका मतलब पीएफआई एलिजिबल है क्या बनने के लिए, अब यही एलिजिबल है तभी जाकर के आपका, यही तो पीएफआई ही तो था, आईडीबीआई, यूपीआई, आईसीआईसीआई, याद कीजिए, आईसीआईसीआई बैंक इज बैंक बट आईसीआईसीआई इज व्हाट, आईडीबीआई बैंक इज बैंक बट आईडीबीआई इज पीएफआई। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया भी था, ठीक है। इसका मतलब अगर हम पीएफआई हैं तो हम एलिजिबल हैं क्या बनने के लिए, ठीक है। दूसरा हमारा आ गया बैंक, तो शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है, मर्जी है बैंक की तो वो बने, नहीं मर्जी है तो ना बने। फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया विथ परमिशन ऑफ व्हाट, अरे इंडिया में अगर कोई बैंक है तो उसको तो बिना आरबीआई के हम परमिशन ही नहीं दे सकते वर्क करने का, ये बस लिखने की बात है। इसका मतलब फॉरेन बैंक, बैंक, इंडियन बैंक, ये एलिजिबल हो गया। और कौन एलिजिबल हो गया, पीएफआई, स्टॉक एक्सचेंज, और यहां ब्रैकेट में लिखा हुआ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। पढ़ाऊंगा आपको जब स्टॉक एक्सचेंज पढ़ाऊंगा, यानी कि सेकेंडरी मार्केट, तब वहां बात करेंगे। यानी अगर आप स्टॉक एक्सचेंज बनने का लाइसेंस लिए हुए हैं तो आप चाहे तो क्या बन सकते हैं, डिपोजिटरी बन सकते हैं। यानी डिपोजिटरी बनने के लिए आप एलिजिबल हैं, और एलिजिबल थे तभी तो देखिए ना, यहां पे भी एक स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और यहां पे भी एक है स्टॉक एक्सचेंज। कहा ठीक है। कहा कि इसके बाद इंस्टीट्यूशन इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग व्हाट, फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसाइड इंडिया एंड अप्रूव्ड बाय, ठीक है। और एक कह रहे हैं कि एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंगेज इन प्रोवाइडिंग, इसका मतलब इसके अलावा कोई और नहीं, वैसी कंपनी जो क्या प्रोवाइड कर रही है, और फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब हुआ कौन प्रोवाइड कर रही है फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक तो ऑलरेडी आ चुका है, अब कौन बचा, एनबीएफसी, फाइनेंशियल सर्विसेज, इनसे भी आप लोन लेते हैं, बस इनके पास कौन सा अकाउंट ओपन नहीं होता, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, डिमांड डिपॉजिट ये नहीं करते। एफडी इनके पास कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट में जब मर्जी तब आप पैसे निकाल सकते हैं, इसी चीज को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। क्या बोलते हैं, तो डिमांड डिपॉजिट जो है ये एक्सेप्ट नहीं करते, इसके अलावा सारा चीज करते हैं कौन, पीएफआई, एनबीएफसी। तो यहां पे जो है एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंगेज इन व्हाट, प्रोवाइडिंग व्हाट, फाइनेंशियल सर्विसेज, वो इस दायरे में आता है। अब वो बने ना बने दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन देखिए फिर इफ बट लगा हुआ है, और वो क्या लगा हुआ है, पहला कंडीशन कि वो क्या प्रोवाइड कर रहा हो, लेकिन हर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाला कंपनी स्पॉन्सर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, किसके, डिपोजिटरी के। तो कहा कि आगे देखिए, वेयर एटलीस्ट व्हाट 75% ऑफ इक्विटी कैपिटल held by any of the institution mentioned 1 to 4 jointly और separately। ये जो कंपनी बनी होगी पीएफआई, एनबीएफसी, कोई ना कोई तो इसमें इन्वेस्टमेंट किए होंगे, स्टेक होल्डर होंगे, क्योंकि आपको पता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो उसमें लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, शेयर्स में पैसे लगाएंगे। इस कंपनी का जो प्रमोटर है, यानी जो भी इसमें पैसा लगाया है, वो 1 2 3 4 यानी कि पीएफआई, बैंक, फॉरेन बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, ये चार प्राणी का इन्वेस्टमेंट कम से कम कितना होना चाहिए, यानी अगर कंपनी के टोटल 100 शेयर हैं
तो मुझे नहीं पता किसके कितने हैं, लेकिन इन चारों के मिला करके चाहे एक का ही जो है वो कितना हो जाए, 75% जो है वो होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी एलिजिबल है डिपोजिटरी के क्या बनने के लिए, स्पॉन्सर बनने के लिए। क्लियर है? पीएफआई के साथ ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप पीएफआई हैं तो बन सकते हैं, अगर आप बैंक है तो आपको बैंक की तरह काम करने का लाइसेंस मिला हुआ, बन सकते हैं। अगर आप क्या हैं तो भी, अगर आप क्या हैं और सब कैसे बनता है, सबके अलग अलग गाइडलाइन दी है। पीएफआई का अलग है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, बैंक के लिए बैंकिंग रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, फॉरेन बैंक भी उसी अकॉर्डिंग जा रहा है, और फिर आपका क्या हो गया, स्टॉक एक्सचेंज सीआरए के अकॉर्डिंग है। अगर आप ये एंटिटी हैं तो बन सकते, लेकिन आप जो है अगर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करें तो उसका तो आपने लाइसेंस लिया है आरबीआई से फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने का, कंपनीज एक्ट के तहत कंपनी भी है। लेकिन सिर्फ इतने से नहीं होगा, एक और चीज है कि आपके कंपनी में 75% स्टेक किनके पास होना चाहिए, बैंक, फॉरेन बैंक, पीएफआई, स्टॉक एक्सचेंज, इनका मिलकर के या अकेले जैसे भी वो होना चाहिए। क्लियर है ये बात? और सबसे लास्ट में लिखा है कि कोई और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली, बोला अभी तो आपने बोला फाइनेंशियल सर्विस, अंतर इतना ही है कि इंडिया में नहीं है, कहां, इंडिया से बाहर के हैं, लेकिन तब उनको क्या हुआ है, अप्रूव्ड बाय सीजी से उनको क्या मिला हुआ है, अप्रूवल। और ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसका बहुत बड़ा मतलब है, इसका मतलब है कि ये ऑटोमेटिक रूट नहीं हुआ। अब ये क्या ऑटोमेटिक और नॉन ऑटोमेटिक रूट है, इसका जवाब आपको मिलेगा जब मैं आपको फेमा पढ़ाऊंगा, और उस दिन मैं आपसे पूछूंगा कि ये ऑटोमेटिक और ये नॉन ऑटोमेटिक का इससे पहले मैंने कहां जिक्र किया है, पहले ही सुना दिया। तो ये आपको उस समय बताऊंगा जिस समय मैं फेमा पढ़ाऊंगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। गलती से मैं ही पढ़ाऊंगा लेकिन इस सब्जेक्ट में नहीं, कौन से वाले में, इकोनॉमिक लॉ वाले में, वहां पे बात करें, क्योंकि इंडिया से बाहर के लोग पैसे लगा रहे हैं ना, फॉरेन एक्सचेंज की बात है, तो इसलिए वहां पे इन करेगा। तो कह रहे परमिशन लेना पड़ेगा, और अप्रूव्ड बाय होम, सीजी। क्लियर है ये बात? यहां पे कह रहे नॉर्मल रूट से जाना रहेगा, कहीं कोई बाकी अप्रूवल नहीं, जो प्रोसेस उसको फॉलो करेंगे, तो ये लोग बन सकते हैं। अब यहां पे मैं आपको दे रहा हूं एक क्वेश्चन कुछ इस जगह पे, तो आप अभी जो है वो देखिए, कंपनी का नाम क्या है, पीके फाइनेंशियल लिमिटेड, पीके नहीं, पंकज कुमार। तो ये जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है, लिमिटेड है, और इक्विटी शेयर इन्होंने कितने इशू किए हैं, 100, और मिनिमम कितने हैं, और कहा कि अब मैंने आपको सिचुएशन दे दिया केस 1। ये जो मैंने आपको सिचुएशन दिया मैंने सजा करके दिया है, एग्जाम में ऐसे सजा करके नहीं दे करके इस लैंग्वेज में लिख देगा जो आपको बड़ा टफ सा लगने लगेगा, और आपको बताना रहेगा कि वो एलिजिबल है स्पॉन्सर के लिए या नहीं है। तो देखिए केस 1 में जो मैंने लिखा है कि पीएफआई का कितना शेयर है, बैंक का कितना 20, फॉरेन बैंक का कितना, आपको यहां पे बताना है यस या नो। तो यहां पे आपका केस 1 में टोटल कितना हो गया, ठीक है, हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग 75, तो ये होगा नो। सेकंड में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें तो 2 ही लोग हैं, पीएफआई और बैंक तो है नहीं, ठीक है, कंबाइनली भी हो सकते हैं और सेपरेटली भी। तो यहां अकेला है लेकिन 80% है, ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, यस हो गया। यही बेसिकली आपका जो है वो आंसर है। क्लियर है? चलिए अब हमने ये तो देख लिया, क्या देख लिया, हमने बेसिकली ये तो देख लिया कि कैसे जो है कौन कौन पर्सन जो है वो क्या हो सकता है, एलिजिबल है किस चीज के लिए, डिपोजिटरी के लिए, स्पॉन्सर बनने के लिए। यानी कि इन लोगों के ऊपर क्या कंपल्सन है, लेकिन इनके अलावा कोई और मुंह उठा के आ सकता है, नो। लेकिन इनको कहा गया कि आप एलिजिबल तो हैं, जैसे आप एग्जीक्यूटिव में एडमिशन लेते हैं कब, या तो सीएसईटी या ग्रेजुएट, यही 2 कैटेगरी है ना। तो अगर आप इस जो है वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं तो अगला काम क्या करते हैं,
आप डायरेक्टली जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को कहते हैं, चुटकी बजाते हैं और कहते हैं मेरे घर आ जाइए, स्वैप मशीन लेकर के आना, और साथ में इंस्टीट्यूट का बुक वगैरह, स्टाम्प वगैरह, आई कार्ड वगैरह सब घर पे ही आप दे जाइए। ऐसा ही होगा? कुछ प्रोसेस फॉलो करेंगे या नहीं? याद रखिए, एलिजिबिलिटी के बाद प्रोसेस है। जो एलिजिबल ही नहीं है उसके लिए अगला प्रोसेस वाला कोई चीज ही नहीं मैटर करता, लेकिन जो एलिजिबल है उसको क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन कीजिए या ऑफलाइन कीजिए। ऑनलाइन भी कीजिएगा तो भी प्रोटोकॉल दिया हुआ है कि किस साइट पे जाकर के करेंगे, किस तरह से रजिस्टर करेंगे, कैसे पेमेंट करेंगे। ऑफलाइन कीजिएगा तो बताया हुआ है कहां कहां जाकर के करेंगे। ठीक वैसे ही हमने एलिजिबिलिटी देख लिया, अब जरा चेक करते हैं इनका क्या, कैसे प्रोसेस करेंगे ये। तो सबसे पहले एप्लीकेशन शैल बी मेड बाय होम? स्पॉन्सर। फॉर्म इग्नोर कीजिए, मैंने लिख दिया, आप इग्नोर कीजिए, वो याद नहीं रहता, भूल जाएंगे। तो अप्लाई कर दिया, और किनको अप्लाई किया? सेबी को। साथ में क्या लगाएंगे? एप्लीकेशन फी। ये बात तो क्लियर है। और अगला चीज कह रहे हैं बायलॉज ऑफ डिपोजिटरी। ये बायलॉज ऑफ डिपोजिटरी क्या हुआ? अच्छा, खुद के जो लॉ होंगे, तो फिर इसको लॉ बोलना चाहिए, बायलॉज क्यों बोला? मैंने आपको एक अपने टाइम टेबल की कहानी सुनाई थी, सुनाया होगा। अच्छा, ये टॉपिक नहीं आया होगा। सुनिए मेरी एक और दर्द भरी कहानी, समझ में आ जाएगा बायलॉज। छोटे में पापा हम लोग को कहते थे दो चीज, या तो टाइम टेबल बना करके चिपका देते थे और बोलते थे इसे फॉलो करो, दिस इज कॉल्ड लॉ। रेगुलेटरी बॉडी ने बना दिया और आपके मत्थे मार दिया और आपको ये फॉलो करना है। दूसरा होता था, पापा बोलते थे कि बेटा जरा अपना टाइम टेबल बनाना। वाओ, अपना टाइम टेबल क्या करना है? खुद से बनाना है। मस्त टाइम टेबल बनाया, 2 घंटे पढ़ने के लिए, 6 घंटे खेलने के लिए, और वो भी दिल पे पत्थर रख करके 2 घंटे पढ़ने के लिए लिखा था, बना करके गए। तो क्या यही जो है वो टाइम टेबल हमारा हो गया? पिछले बार पापा ने बना करके दे दिया तो हो तो गया टाइम टेबल, इस बार हमने बनाया, पापा ने ही तो बोला, रेगुलेटरी बॉडी ने बोला कि बनाओ टाइम टेबल, तो रेगुलेटरी बॉडी ने बोला बनाओ टाइम टेबल, तो ठीक है बनाया, अब उसको क्या करेंगे? फॉलो करेंगे? नहीं, बनाना खुद है, बट इट शुड बी अप्रूव बाय होम? अथॉरिटी, रेगुलेटरी बॉडी। तो बना करके गए, जैसे ही पापा ने देखा 2 घंटे पढ़ने के लिए और 6 घंटे खेलने के लिए। और पता नहीं ये बात क्यों बोलते थे कि गधा इतना बड़ा हो गया, अकल नहीं आया है। ये राज का बात है, मैं इस पर लगातार जो है वो रिसर्च कर रहा हूं कि ये क्यों, कि गधा इतना बड़ा, बोलना है हाथी बोलिए, ऊंट बोलिए, जिराफ बोलिए, ये गधा कितना बड़ा हो जाता है, नाम ही गधा, उसके बाद कह रहे गधा इतना बड़ा हो गया है और अभी तक अकल नहीं आया है। पता नहीं, आप लोग तो बड़े लोग हैं तो इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं होता होगा। तो धपाक से इस पे पड़ा, नालायक कहीं का। 2 घंटा जो है वो पढ़ेगा और 6 घंटा खेलेगा तो क्या करेगा? जी तो चाहा था कि उस समय बोले सचिन तेंदुलकर, लेकिन फिर सोचे कि अभी पढ़ा है, फिर पढ़ेगा तो शायद कोई और बचा नहीं पाएगा, तो इसीलिए रगड़ते हुए लिया और वापस आ गए, जाओ ठीक करो। फिर जो है वो ना ऐसे बेगैरत थोड़े हैं, कुछ अपना भी जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। ढीठ नंबर 1 हुआ करते थे, 4 घंटे पढ़ने के लिए और 4 घंटे फिर दिया, फिर गए। पापा को याद रहता था अभी इस पे पढ़ा है, अभी इस पे पढ़ा, अब दोनों ऐसे हो गए। नालायक कहीं का, जितने देर पढ़ेगा उतने ही देर खेलेगा तो लाइफ में करेगा क्या? फिर जी चाहा बोले सचिन तेंदुलकर, फिर रुक गए। उस समय नहीं थे विराट कोहली, हमारे समय में सचिन तेंदुलकर ही थे शेर, तो भाई वही बनेंगे। तो अब जो है वो दोनों पे पड़ा हुआ था, जाओ इसको ठीक करो। गाल ऐसे पकड़े हुए थे, कॉपी ऐसे दबाया और ऐसे करके वापस आ रहे। फिर आने के बाद जो है वो फिर इस बार पूरा हिमालय पर्वत दिल पे
और यहां पे जो है वो किया 6 घंटे, यहां क्या किया, फिर दिया, हाँ ठीक है, जाओ पेस्ट कर दो, टेबल के सामने लाया और लगा दिया। इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 6 से 7 बजे का टाइम हिस्ट्री पढ़ने का था, मेरे बनाए हुए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, क्योंकि उस समय जो है वो पापा कभी कभी लेट हो जाते थे ऑफिस से आते आते, गवर्नमेंट जॉब में थे ना, तो टाइम पे पहुंचते थे और पढ़ाना रहता था, इसलिए जरूर टाइम पे पहुंचते थे। तो 6:30 भी कभी हो जाता था, इसलिए उन्होंने जो है वो इसी तरह का सब्जेक्ट बोला शाम में रखने। और हम लोग तो शाम में तब तक खेलते थे, क्योंकि 6 बजे तक खेलने का टाइम था, जब तक या तो बॉल ना गुम हो जाए और या किसी को बहुत जोरदार चोट ना लगा हो, और उनके जो है वो मम्मी पापा जो है वो गाली देते हुए आ रहे हैं, सफिक्स वफिक्स सबका इस्तेमाल करते हुए, और तब सब भागना शुरू होते थे। नहीं तो पहले फास्ट बॉलिंग, फिर स्पिन, फिर सुर्रो, क्यों ऐसे कर सुर्रो बोलते थे हम लोग, क्योंकि जो बोलिए, क्योंकि दिख ही नहीं रहा है तो अब क्या करें, लेकिन मन्नत था कि खेलना ही है। अब जो है वो शाम के जो है वो बजे लेट, पता नहीं चलता, घड़ी पहन के थोड़ा ना खेल, और खेलते वक्त कहां, हमको किसी का डर नहीं, उस समय दिमाग में यही रहता था। जैसे आपको पढ़ते वक्त हर चीज याद आएगा, लेकिन कुछ करते वक्त सब कुछ याद आएगा, पढ़ाई याद नहीं आएगा। लेकिन जब पढ़ रहे होंगे कभी जो है वो पढ़ना शुरू कीजिएगा, देखिएगा क्या क्या नहीं याद आएगा। जो चीज आपको लगता है ना बहुत ज्यादा भूल गए हैं, कुछ मत कीजिए, पढ़ने बैठ जाइए, देखिए कैसे भूले हुए याद आने लगे, तो सब कुछ याद आना शुरू हो जाएगा। अब जो है वो जैसे ही जो है वो पहुंचे 6:30, 6:30, और धप्पा, इमेजिन गेट किसने खोला, पापा ने, बस कुछ नहीं, गेट पर से ही जो है वो, और कुछ नहीं, पकड़ के ला रहे हैं, टेबल के सामने लाए और यहां पे ठोक रहे हैं। मैंने बोला भी पापा ऐसे करके रजनीकांत तो छेद कर देते हैं, आपसे हो भी नहीं रहा है। फिर सोचा कि मार लग जाएगी, तो वो ऐसे ऐसे किए जा रहे हैं, और कहां कर रहे हैं ऐसे ऐसे, और टाइम टेबल के उस पोर्शन पे जहां 6 से 7 क्या लिखा हुआ है, और कह क्या रहे हैं। मैंने जो ऐसा सीखा है बोलना, मेरी कोई गलती नहीं है, जीन में मेरे है, पापा से आया है। और कह क्या रहे हैं, बेटा पानीपत की लड़ाई लड़ के आ रहे हो, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ रहे थे, जितने भी हिस्ट्री के चीज होते, हल्दी घाटी का मैदान, पानीपत की लड़ाई, तो वो सब कर। अब मुझे एक चीज बताइए, मेरा ही बनाया हुआ रूटीन और उसके कारण मैं ही पिट रहा हूं, यह है बायलॉज। यानी बायलॉज का मतलब है कि आपने अपने लिए रूल बनाया है, एंड इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटी, एंड नाउ यू आर सपोज टू बी अबाइडेड बाय दिस ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन। यानी आपके द्वारा बनाए गए ये लॉ आपके ऊपर क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। जब भी ऐसा चीज होता है तो इसको क्या कह देते हैं, बायलॉज, और नहीं तो फिर लॉ, जो सीधे आपके मध्य पापा ने सीधे रूटीन बना लिया। तो इस बायलॉज में सारा लिखा हुआ है, हमारा वर्किंग स्टाइल, हमारे पास डीपी कैसे होंगे, क्या उनको टर्म्स कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे, हम कैसे जो है इंडेमनीफाई करेंगे, हम कैसे लोगों को कंपनसेट करेंगे, कुछ फ्रॉड हो गया तो कैसे करेंगे, सारा बात लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन सेबी इसको क्या करेगी, वेरीफाई करेगी। सबसे पहले आप एलिजिबल स्पॉन्सर हैं या नहीं, दूसरा आपके बायलॉज में सारी बातें सही हैं या नहीं, कर दिया। अब यहां पे कह रहे हैं कि नो डिफेक्ट फाउंड इन एप्लीकेशन, पॉसिबल, सब कुछ सही है। अगर एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट नहीं है तो ऐसे केस में आपको जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दिया गया, इग्नोर फॉर्म, क्या दे दिया गया, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको दे दिया गया। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अभी दिया गया है, ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपको दिया गया है ये अभी नहीं दिया जाता अगर इसमें कोई क्या निकल जाता, लेकिन डिफेक्ट निकलने पे ये नहीं कि सब कुछ खत्म, आपको इन चीजों को ठीक करने का क्या दिया जाता, मौका दिया जाता। और आपको जो मौका दिया गया तो कितने दिन के भीतर, याद रखिए अगर 30 दिन के भीतर आप आ जाते हैं चीजों को ठीक करके तो यही वाला एप्लीकेशन फी जो है वो वैलिड है। और अगर फिर 30 दिन में नहीं आते हैं तो पुनः उसको भवा शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी, एकदम पहला स्टेज से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आपने ठीक कर दिया तो ठीक करके दोबारा क्या कर दीजिए, फाइल कर दीजिए, कोई एप्लीकेशन फी दोबारा देने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या मिल गया, रजिस्ट्रेशन। देखिए रजिस्ट्रेशन मिलना, आपसे जो भी पैसे लिए गए हैं वो नॉमिनल अमाउंट लिए गए, वो सिर्फ और सिर्फ लिए गए एप्लीकेशन को प्रोसेस करने का। ऐसा इसीलिए कि हो सकता है कि आपकी चीजें जब हम तक पहुंचे
और हम उसे देखना शुरू करें, तो पॉसिबल आप स्पॉन्सर के कैटेगरी में नहीं आते। आपने फाइनेंशियल सर्विस का दिया है और पता चला कि आपकी कंपनी में 65% ही हो रहे, जिनका हमने कहा है, किनका किनका, स्टॉक एक्सचेंज, बैंक, फॉरेन बैंक और पीएफआई का पॉसिबल, या आपके बायलॉज जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बायलॉज में चेंज करने की जरूरत है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केस में अगर हम आपसे ज्यादा पैसे ले लेंगे तो एप्लीकेशन अमाउंट काट के तो पैसे लौटाने पड़ेंगे, तो इसीलिए हम आपसे रजिस्ट्रेशन फी नहीं लेते हैं, सिर्फ क्या लेते हैं, एप्लीकेशन फी लेते हैं। याद रखिए, बहुत जगहों पे आप जो है वो एडमिशन लिया, आपने सिर्फ और सिर्फ छोटा सा अमाउंट पे किया, दैट इज सिर्फ एप्लीकेशन फी। रजिस्ट्रेशन आपका जब होगा तो जितने पे जो है एग्री टर्म्स कंडीशन पे जितने अमाउंट पे, चाहे मॉड 1 हो मॉड 2, जिस पे बात हो उतना आप क्या करेंगे, पे करेंगे। तो इसीलिए यहां पे इन्होंने सारा पैसा नहीं लिया आपसे, सिर्फ क्या लिया है, एप्लीकेशन फी, और सब कुछ सही रहने पे क्या लेंगे आपसे, नहीं तो नहीं, अगर आप एलिजिबल रहे तो एप्लीकेशन पे डिडक्ट करके सारा पैसा लौटाना पड़ेगा। अननेसेसरी बताइए, काम बढ़ा या नहीं बढ़ा, सेबी का भी काम बढ़ा और जो पैसे दे रहे उनके लिए भी क्या हुआ, अननेसेसरी का काम आ गया। तो यहां पे इन्होंने बोला कि आप जो है वो अब रजिस्ट्रेशन फी हमें क्या कीजिए, पे कीजिए, और कितना समय दिया इसके लिए, रजिस्ट्रेशन फी पे कर। अगर 15 दिन में रजिस्ट्रेशन फी नहीं आया तो कोई बात नहीं है, किस मोड से शुरू करें हम ये जिंदगी, तो फिर इसी मोड से शुरू करना पड़ेगा। तो यहां से फिर क्या होगा, फिर शुरुआत। तो 15 दिन के भीतर आप रजिस्ट्रेशन फी क्या कर दीजिए, दे दीजिए। डिपोजिटरी के काम बताइए, जल्दी बोलिए, डिपोजिटरी के क्या क्या काम, दो ही तो बताया, पैसे कमाने का, अपने भीतर क्या बनाना, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बनाना, डीमेट उसके पास नहीं, अपने भीतर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बनाना, और दूसरा कंपनी का क्या बनना, कि हमें अपना बना लीजिए डिपोजिटरी, हम आपकी चीजों को मेंटेन करते पैसा देना शुरू कीजिए, और इधर जो है वो ढेर सारे अपने भीतर क्या बनाएंगे, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। लेकिन अभी ये काम ये शुरू नहीं कर सकते हैं। बहुत पहले एक कॉन्सेप्ट होता था सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, which is no more existence in company law now। लेकिन इससे पहले जब कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था तो उसमें प्रोविजन था कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसे सिर्फ अपने आप को इनकॉर्पोरेट करना है और अपना बिजनेस शुरू कर देगा। लेकिन अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो अपने आप को इनकॉर्पोरेट करेगा लेकिन उसका बिजनेस शुरू नहीं करेगा। उसके बाद उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। उसके बाद ही वो क्या कर सकता है, उसके बाद ही जो है वो बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। याद रखिए, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ, फिर मैं आपको कह रहा हूं अब ये एग्जिस्टेंस में, यानी अब दोनों में से ना पब्लिक कंपनी को ना प्राइवेट कंपनी को, दोनों में से किसी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की जरूरत, प्राइवेट को पहले भी नहीं था, पब्लिक को भी हटा दिया, लेकिन यहां पे आज भी ये बचा हुआ है। और इन्होंने कहा कि आपके ये काम आप तभी शुरू कर पाएंगे जब एक और आप जो है वो परमिशन लेंगे, और वो परमिशन है किस चीज का, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। लेकिन इसके लिए देखिए मैक्सिमम 1 ईयर का टाइम है। कब से, जब से आपको यहां पे क्या मिला है, आपने रजिस्ट्रेशन फी जब से दिया है तब से नहीं, जब से आपको रजिस्ट्रेशन का क्या मिला है, सर्टिफिकेट, वहां से 1 साल का समय है। अब जरा समझिए ये 1 साल का समय क्यों दिया गया। कहा गया कि पहले आप रजिस्ट्रेशन ले लिए, इसका मतलब है कि आप जो है वो प्राइमा फेशिया एलिजिबल हैं। अब आप जो है वो क्या कीजिए, अब आप जो है वो सारा का सारा ऑफिस स्पेस लीजिए और नेटवर्क वगैरह के लिए भी इंतजाम कीजिए, क्योंकि बहुत सर्वर वगैरह पे कॉस्ट आता है। टेक्नोलॉजी बहुत रिच रहता है डिपोजिटरी का, तभी आज के डेट में डिपोजिटरी को ही पैन वगैरह का काम दिया गया, क्योंकि इतना इनके पास जो है वो सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है और इतना सिक्योर सिस्टम है डेटा को रखने का, क्योंकि डेटा लीक नहीं होना चाहिए। तो और यहां पे तो शेयर्स वगैरह होंगे, तो इसीलिए ये आज सिर्फ एक ही काम नहीं कर रहे हैं। आज आप देखिएगा एनएसडीएल डालिए, आप देखिएगा आपका पैन वगैरह सारा जो है कौन सप्लाई करता है, एनएसडीएल वगैरह। वोटर कार्ड का भी कुछ काम अब दिया जा रहा है एनएसडीएल सीडीएसएल को, क्योंकि इनके पास अभी कुशन है। कुशन का मतलब है कि काम है अवेलेबल। अब मान लीजिए कि मेरे क्लास के बाद यहां स्पेस रहा तो कोई और सब्जेक्ट की क्या हो सकती है, क्लास, या कोई और कोर्स भी चल सकता है। तो रिसोर्सेज का क्या करना हुआ, यूटिलाइज। रेंट तो हमें वैसे भी लगेंगे, चाहे एक क्लास दिन भर में हो, चाहे कितनी क्लासेस हो, चाहे, क्योंकि वो रेंट पे लेते हैं महीने भर का। तो ऐसे ही जो है यहां पे उन्होंने कहा कि और भी काम, तो इनको जितने जो है वो अब सर्वर वगैरह रखने हैं, जितने तरह का इनको हार्ड डिस्क वगैरह डेटा वगैरह सेव करने के लिए सैटेलाइट सिस्टम लेना है,
कहा अब उसके लिए काम शुरू करेंगे। जरा सोचिए, अगर सारा चीज कर लिया और तब से भी बोलते कि जा नहीं देते, मुझे बताइए सारा वेस्ट होगा या नहीं? और कहीं ना कहीं इकोनॉमी को ही तो लॉस होगा। तो इसीलिए मैंने बोला पहले रजिस्ट्रेशन तक ले लीजिए, और 1 साल का इसीलिए समय दिया क्योंकि इन चीजों को बनाने में और करने में आपको क्या लग सकता है, समय लग सकता है, क्योंकि चीजों को स्टैब्लिश करना पड़ता है, सर्वर वगैरह में कनेक्शन करना पड़ता है। आप देखिए एक छोटा सा जो है वो टेक्निकल ग्लिच आया तो हमारी क्लास डिस्टर्ब हुई नहीं हुई थी, और यहां पे तो इतने बड़े बड़े तरह के जो है वो चीज हो रहे हैं। तो यहां इन्होंने बोला कि आप 1 साल के भीतर आइए। यहां पे कह रहे हैं कि अब जो है वो वेरिफिकेशन करेंगे सेबी। आप कहिएगा सर यहां फिर क्या किया, ये क्या किया, क्या है ये क्या क्या? देख लीजिए कि निकॉन है तो उसको चुप कराइए, खिलाइए पिलाइए, मुंह बंद कीजिए। अब कह रहे हैं कि यहां अगर हम बात करें कि यहां वेरीफाई किया या नहीं किया था, फिर अब क्या वेरीफाई करेंगे? देखिए ना लिखा तो है सेबी वेरीफाई द एप्लीकेशन, और अब यहां भी कह रहे हैं क्या करने, शैल मेक वेरिफिकेशन। अब कह रहे हैं कि सारी चीज को, वहां आपने जो कहा था हमने आपकी बात मान ली थी, कागजों में जो आपने कहा वो आपकी बात क्या कर ली, अब आकर के देखेंगे। आपने बोला था सर हमारा नेटवर्थ है 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, हमारा 120 करोड़ का, मैंने मान लिया। अब आके देखूंगा कि 4 चेयर है और नेटवर्थ कह रहे हैं 120 करोड़ का है, देखो तो सही कि क्या है आपके पास। तो अब आएंगे और देखेंगे कि सर ये देखो हमारा जो है वो कितना बड़ा बड़ा सर्वर लगा हुआ है, इसकी कीमत देखो। हमने जो है अपने चीजों को क्लाउड में रखा हुआ है, यानी और वो एक जगह नहीं है, हमारा इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड के अलग अलग 4 जगहों पे हमने डेटा को रखा हुआ है। यानी हम आपके सारे सिस्टम को देखेंगे कि आपका जो पहले तो बायलॉज वगैरह अप्रूव्ड है, और दूसरा अपने बायलॉज के अकॉर्डिंग जो जो आपने बोला वो सारा सिस्टम देखें, कैसा टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया है, नेटवर्क सिस्टम कैसा है, डेटा सुरक्षित है या नहीं, आपने इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इन चीजों के लिए टेक्नोलॉजी रखा है या नहीं। जब मैं आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बताऊंगा तो थोड़ा बताऊंगा भी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। अभी बस इतना जान लीजिए कि जब डेटा आपका जा रहा होता है तो वो जो है वो इनक्रिप्ट हो जाए, यानी कि जो आपने भेजा है उस फॉर्म में नहीं रहेगा। आपने लिखा हाय कैसे हो, अब वो जो है वो अजीब सा हो जाए, चै चू पे पू। अब लेकिन जहां जाएगा, जिसके पास गया है वहां जाकर के जो है वो क्या हो जाए, वहां जाकर के फिर क्या हो जाए, डिक्रिप्ट, और वो जो है वो इस चीज को पढ़ पाए। फिर जो है वो जब मैसेज दे कि नहीं, अब जैसे आपने लिखा कि चेचा पेपू, उन्होंने बोला ठीक हूं, तब उधर से जो क्या हो गया वो वहां पे वैसा रहा, और आपके पास जब आएगा तो क्या दिखे, ठीक हूं। बिल्कुल वैसे ही समझिए कि स्कूल वगैरह में या कॉलेज वगैरह में एक लेवल तक ये काम चलता था, और वहां पे जो है वो इस तरह का ऐसे ऐसे करके जो है वो कुछ चीज लिखे जाते थे। और इसको जो है बाइनरी तो 0-1 से चलता है, लेकिन हम लोग भी जो है वो मोर्स कोड कहते थे इसे। और मोर्स कोड तो जो है वो वाकई में जो है वो यूज किया गया था, स्काउट एंड गाइड लोग यूज करते थे, सेना भी यूज करती थी संदेशा भेजने के लिए। मतलब अगर मान लीजिए कि हम ही और आप मिलकर के कहते हैं कि सर ऐसा करेंगे, ये हो गया ए पॉसिबल, ये जो है ये हो गया बी, ऐसे करके ए से जेड तक अगर कर लिया तो संदेशा नहीं भेज सकते। तो यही तो हो गया, आपने भेजा और मैंने भेजा, मेरे पास जब आएगा तो मेरे पास कोड है, मैं उसे क्या कर लूंगा, पढ़ लूंगा। यही कारनामा शुरू मत कर दीजिएगा कि मतलब कुछ बोला तो फिर इसको प्रैक्टिकल ही कर ले, बाकी जो बता रहा हूं उसका प्रैक्टिकल मत कीजिए, लेकिन जितने भी जो है वो बकवास बताऊं उसका तुरंत क्या कर लें, प्रैक्टिकल। तो ये बेसिकली तरीका हुआ जिससे हमने संदेशा भी पहुंचा दिया और किसी को पता भी नहीं चला। इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में जो है वो इतने बड़े बड़े डैश लेटर लिखे जाते थे, और वो जो है वो इसी तरह के किस कोड में जाते थे, और बड़े शान के साथ बोलते थे ये ले, ये जरा डैश को दे दियो, हाँ, जो भी समझ गए दे दियो। वो भी देख रहा है क्या है, कहीं कुछ पता नहीं चला। अब उसकी इच्छा बस एक ही हो रही कि भगवान भले मैं 2 साल रह जाऊं पहले जो है वो सेमेस्टर में, लेकिन बस इसका जो है वो कोड वाला कागज मिल जाए और देखूं कि डिकोड करके किसने लिखा क्या है, और जान के सब अपना अपना बना करके चलते थे। क्योंकि अगर कॉमन हो गया तो फिर क्या होगा, फिर क्या फायदा, सब समझ ही गए तो फिर ये बनाने से क्या फायदा। तो कह रहे जो भी हो, ऐसे करके आपने डेटाबेस सिस्टम बनाया नहीं। नेटवर्क सिस्टम जो होता है वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से चलता है डिपोजिटरी का, ना कि आपका जो है वो चलता है किससे, जो आप इंटरनेट देखते हैं इससे।
मैंने शायद आपको बताया भी था। आज के समय में जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो इंटरनेट के थ्रू देख रहे हैं, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। मैं बात कर रहा हूं 2010 की, 2009-10 में ही। उसी समय मेरा जो है वो क्लास जाता था ऑनलाइन, और वो जो है वो सैटेलाइट से जाता था। उसमें वही टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी जो आप अपने घर में टीवी देखने के लिए इस्तेमाल करते। छतरी लगाना पड़ता था सेंटर पे, और बच्चों के पास इंडिविजुअली क्लास नहीं भेजी जाती थी। रीजन ये कि उस समय जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो चांसेस कि उसको कॉपी कर लिया जाएगा बाकी चीजों का। तो सेंटर पे बच्चा बैठा हुआ, जैसे यहां है वैसे किसी और सेंटर पे, और ये सेंटर के ऊपर बड़ा सा डिश लगा हुआ है। तो यहां से जो है वो सिग्नल गया, और वहां वो सिग्नल बिल्कुल वैसे जैसे हम और आप एंटीना लगाते हैं, कैसे चैनल बदलते हैं, तो 10 स्पोर्ट्स आया और ये बदला तो जो एनडीटीवी आ गया। तो कह रहे हैं कि ये सारा का सारा सिस्टम आपका जो है वो लगा हुआ है, यानी वो आकर के क्या करेंगे, सेबी के ऑफिसर्स वेरीफाई करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि आपने इंडेमनीफाई करने का प्रॉपर इंतजाम किया है या नहीं। देखिए इंश्योरेंस भी है। कहा क्या मतलब, अरे आपके भीतर जो डीपी हैं यानी कि डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बनेंगे, कल के डेट में उन्होंने कुछ गड़बड़ घोटाला किया, लोगों का नुकसान हुआ, तो आप कहां से देंगे? तो बोलते हैं हम देंगे। बोले आप कहां से देंगे? आपके पास पैसे होने चाहिए। सबसे ज्यादा डिफॉल्ट लोग तब करते जब रियली में उनके पास नहीं होता है। अगर होता है उस केस में नहीं देना एक अलग बात है, लेकिन है ही नहीं तो आप कर लो जो करना, मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहां से दूंगा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, पहले से इस बात के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम भरना क्या कर दो, शुरू कर दो, कि अगर कल के डेट में हमारे जो है वो डीपी से कुछ गड़बड़ हुई, डीपी से तो वसूल लेंगे हम, लेकिन हमें अगर देना पड़ा तो उसके लिए हम पहले से हर महीने क्या देते रहते हैं, प्रीमियम देते रहते हैं। ये वही एस्पेक्ट हो गया कि आप देखे होंगे कि बड़ी बड़ी कंपनीज को कहा, हमने कितने सारे एक्ट में भी पढ़े हैं कि कंपनी को बोला गया कि आप इंश्योरेंस लेकर के बैठे। क्यों? क्योंकि कल के डेट में अगर आपको किसी को कुछ देना रहेगा और आपके पास रहेगा ही नहीं तो आप देंगे कहां से? क्या प्लांट मशीनरी बेचेंगे? टुकड़ा टुकड़ा बेच करके देंगे? तो इसीलिए कहा गया कि आपका हम चेक करेंगे कि आपने इंश्योरेंस वगैरह लिया है नहीं, जिससे आप क्या कर पाएंगे, बेनिफिशियल ओनर वो हुए जिनका डीमेट अकाउंट ओपन होगा, तो उनको आप क्या कर सके, इंडेमनीफाई कर सके। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो उनको आप पे कर सके। यानी कि आपके टेक्नोलॉजी से लेकर के आपके हर एस्पेक्ट को चेक करेंगे, आपके नेटवर्क को भी चेक करेंगे, और आपने क्या इंतजाम किया हुआ है जिससे बेनिफिशियल ओनर को किसी तरह का नुकसान ना हो, और अगर हो तो आप उसको क्या कर सके, कंपनसेट कर सके। भले बाद में वसूली कार्यक्रम आप किससे करते रहना, अपने डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट से करते रहना। और अगर उनको ये सारा चीज टनाटन मिला तो ठीक है, लेकिन अगर इतने चीजों के बाद भी उनको लगा कि जरा देखते हैं, मिलते हैं कि स्पॉन्सर में कौन कौन से लोग हैं, इंडिविजुअल पर्सन कौन इन्वॉल्व है, ताकि नियत का भी पता चले। बहुत बार क्या होता है कि एप्लीकेशन से नहीं चीज पता चलता है। आप जो है मुझसे ऐसे जो है वो बात करें तो नहीं पता चलेगा, आपके सामने या आपसे कुछ बातचीत होगी तो पता चलेगा कि ये बच्चा कितना होनहार है, कितना पढ़ने के लिए आया है, और कितना पढ़ देने के लिए आया है, और कितना पढ़ाने के लिए आया है। तो कभी कभी जब आप फिजिकल इंटरेक्शन करते हैं तो उसमें बहुत सारी बात आपको सामने आती है। यही बात सेबी ने भी किया। अगर वो चाहे तो बोल सकते हैं सब ठीक है, एक बार पर्सनल रिप्रेजेंटेशन के लिए आओ बताओ आप तो कौन है, क्या कर रहे हैं, और या कोई और भी क्या मांग सकते हैं आपसे, तो पर्सनल रिप्रेजेंटेशन भी और इंफॉर्मेशन भी। अगर आपसे मांगा गया तो आप जो है वो देंगे, या मूड होगा तो देंगे, मूड होगा तो नहीं देंगे, शायद देना पड़ेगा। और अगर नहीं दिया तो बहुत अच्छा काम किया, आपने एप्लीकेशन फी भी दिया, अब तो रजिस्ट्रेशन फी भी दिया, और भी अच्छा काम किया कि आपने सारा टेक्नोलॉजी वगैरह में भी ढेर सारे पैसे लगा दिए, लेकिन आपका काम शुरू नहीं होगा। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तब से भी क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी, जब ये सारी चीजों में मिल जाएगी। तो क्लियर है ये चीज। तो ये हुआ प्रोसेस, किसका प्रोसेस, डिपोजिटरी की तरह वर्क करने का। क्या ले रहे हैं हम, लाइसेंस, एक्वायरिंग द लाइसेंस टू वर्क एज डिपोजिटरी। ये लेने कौन जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यही, इसके अलावा कोई नहीं होंगे, और ये लोग भी आएंगे तो इसी प्रोसेस से आएंगे। पहले इस प्रोसेस को कीजिए, फिर बात करते हैं। और प्रोसेस करते वक्त इस तरह से कीजिएगा कि अभी अभी मैं पूछूं तो आप प्रोसेस बता सके, तो कहीं और ध्यान नहीं, एकदम लर्न करते हुए कीजिए। अब देखिए यहां पे हमने डिपोजिटरी के बारे में पढ़ लिया, लेकिन क्या कहीं पे दिया हुआ है कि डिपोजिटरी को जो लाइसेंस मिला है ये कब तक वैलिड रहेगा?
क्या ये मेंशन है? अगर डिपोजिटरी में ये मेंशन ही नहीं है कि उसका लाइसेंस कब तक जो है वो वैलिड होगा, इसका मतलब जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक डिपोजिटरी का नाम रहेगा। कहा कि अगर नहीं मेंशन है तो ऐसा ही हुआ, क्योंकि आपने तो कुछ मेंशन किया ही नहीं कि लाइसेंस का लाइफ कितना है। तो यहां पे उन्होंने कहा कि अगर एक बार आपको लाइसेंस मिल गया टू वर्क एज व्हाट, डिपोजिटरी, तो तब तक आप डिपोजिटरी बने रह सकते जब तक आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया जिसके लिए पेनल्टी आपका लाइसेंस का क्या किया जाना है, सीज किया जाना, कैंसिल किया जाना है। क्योंकि हर जुर्म की सजा फांसी नहीं है, तो उसी तरह से हर कॉन्ट्रावेंशन के लिए आपका लाइसेंस सीज नहीं होगा। अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है और उस कॉन्ट्रावेंशन के लिए क्या हो, उस कॉन्ट्रावेंशन के लिए जो पनिशमेंट है वो क्या होना चाहिए, लाइसेंस का सीज किया जाना, तभी हम आपके लाइसेंस को सीज करेंगे। वरना आपको लाइसेंस मिल गया है, आप बिंदास क्या कीजिए, आप बिंदास जो है वो डिपोजिटरी की तरह काम करिए, हम आपको कहीं रोकेंगे नहीं। कहा ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। यानी हमारा जो डिपोजिटरी सिस्टम था उसका एक कंपोनेंट क्या, डिपोजिटरी। हमने पढ़ लिया कौन एलिजिबल है डिपोजिटरी बनने के लिए, हमने ये भी पढ़ लिया कि वो कैसे लाइसेंस लेगा। अब जब ये लाइसेंस ले सकते हैं तो ये अपने दोनों काम कर लेंगे, लाइसेंस ले लिया तो अब कंपनी को बोलेंगे कि हमें अपना क्या बनाओ और हमें पैसे दो, हम आपके लिए काम करेंगे। और दूसरा अपने भीतर क्या बनाना शुरू करेंगे, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। अगर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बनेगा तो इनको ढेर सारे पैसे आएंगे। तो हो सकता है कि कोई बंदा जो इनके पास लाइसेंस के लिए आ रहा है, हो सकता है वो क्राइटेरिया फुलफिल ना करे तो भी कुछ चीज को बाईपास कर जाए, मॉनेटरी बेनिफिट है ना। तो इसके लिए कहा गया कि क्या डायरेक्टली डिपोजिटरी जो है वो लाइसेंस दे दे डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को, या सेबी लाइसेंस दे। और अगर सेबी लाइसेंस दे तो फिर डिपोजिटरी बीच में क्या करेगा, तब तो डिपोजिटरी का कोई काम ही नहीं रह गया। भाई डिपोजिटरी का पार्टिसिपेंट है तो वो एनएसडीएल का पार्टिसिपेंट होगा या सीडीएसएल का, ये कौन तय करेगा, ये तो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट कि मुझे सीडीएसएल का बनना है या एनएसडीएल का बनना है। और अगर कोई दो का डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बनेगा तो क्या उसके कोई फायदे हैं, और क्या डिपोजिटरी का कहीं ना कहीं बीच में कंसर्न रहना चाहिए। साथ ही हमें एक बैलेंस भी बनाना पड़ेगा कि पूछे भी इनसे, क्योंकि इनके भीतर वो काम करेंगे। तो एनएसडीएल सीडीएसएल बोलेगा कि मैं चोर उचक्कों को अपने भीतर नहीं रखूंगा, इनका पहले से डिफ्रॉड का, इन्होंने पहले मार्केट में ऐसे किया, ये कंसर्न हो सकता है या नहीं। और दूसरा कंसर्न होता था चोर उचक्के कोई बात नहीं, आजा मेरे पास, तो सेबी बोलेगा नहीं ऐसे को नहीं। तो अब इन सारे चीजों का सॉल्यूशन क्या होगा ये हम लोग जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक की चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिलहाल आज की सीएमएसएल की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।